मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे कि मत्स्य पालन को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से युवाओं को जोड़ा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मुख्य समाचारों पर। डेयरी फार्मिंग, पशुपालन मंत्रालय और फूड प्रोसेसिंग के बीच एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। दोनों मंत्रालय एक दूसरे के साथ मिलकर विकास को बढ़ाएंगे आगे। मंत्रालयों ने की विकास की गति बढ़ाने के लिए अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की वकालत। डेयरी प्रसंस्करण और इसका मूल्य संवर्धन, मांस प्रसंस्करण, पशु आहार और नस्ल सुधार की आवश्यकताओं को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से होगा शुरू। 23 दिसंबर तक चलने वाले आगामी सत्र के दौरान अहम विधायी कामकाज सरकार की तरफ से है प्रस्तावित। और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग दे रहा है भारी अनुदान। युवाओं को मछली पालन करने का मिल रहा है सुनहरा मौका। मध्य प्रदेश के सिवनी के एक युवा मछली पालन करके बना आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत। मत्स्य विभाग के 20 लाख के अनुदान से लगा मछली पालन केंद्र। और राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति अब भी गंभीर। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 362 दर्ज। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह कोहरे के चलते विजिबिलिटी 500 के करीब पहुंच गई। सफर इंडिया के अनुसार दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी रहेगी। और खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें MOFPI और DASD की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों तक लाभ का विस्तार किया जा सके। इस MOU पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, MOFPI के सचिव और DASD के सचिव की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। लाभार्थियों तक विभिन्न योजनाओं के लाभों का विस्तार करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के दीर्घकालिक विकास के लिए आय सृजन करने वाले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए DASD और MOFPI एक साथ मिलकर अब काम करेंगे। जब कभी उन्हें बिना किसी सीमा के गुणवत्ता नियंत्रण, डेयरी प्रसंस्करण, इसका मूल्य संवर्धन, मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन, अवसंरचना, पशु आहार संयंत्र और प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त नस्ल सुधार फार्मों की स्थापना, विस्तार, सुदृढ़ीकरण के लिए ऋण की सहायता की आवश्यकता होगी। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि दोनों मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्य करने से विकास की गति तेज होगी, लेकिन उन्होंने कुछ अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की वकालत की है। बहुत ही महत्वपूर्ण भारत सरकार के 2 विभाग, मत्स्य पालन, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी और फूड प्रोसेसिंग, उनके बीच में ये MOU का होना एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत आने वाले दिनों के लिए इस नए साल में मिल रहा है, क्योंकि ये कोल्ड चेन वाला जो अपना एरिया है वो फिशरीज के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। और MOU पर हस्ताक्षर होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने कहा कि उनका मंत्रालय कच्चे खाद्य सामग्रियों की प्रोसेसिंग करता है। दोनों मंत्रालयों के MOU हस्ताक्षर होने से रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, जो देश के विकास के लिए शुभ संकेत हैं। ये फूड प्रोसेसिंग विभाग और पशुपालन विभाग संयोग से दोनों का सामंजस्य एक है। आप उत्पादन करते हैं किसी चीज़ का, हम उसको मार्केट पे भेजते हैं। जैसे दूध है, दूध आपके यहाँ उत्पादन होता है, हम उसको प्रोसेस करके मार्केट में भेजते हैं। फल है, फल हम भेजते हैं। जैसे आपके यहाँ अंडा है, मुर्गी है, मीट है, मछली है, इसका उत्पादन पशुपालन विभाग में होता है, लेकिन हम उसको, हमारा विभाग उसको प्रोसेस करके हम
मार्केट में भेजते हैं। इससे दो फायदा है, एक तो जो बिजनेसमैन है हमारे देश में उसको इससे काफ़ी सुविधा होती है, और ख़ास करके जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोजी रोटी की समस्या जो हमारे देश में बहुत प्रबल है उसमें उनको सुविधा मिलती है, उनको रोज़गार मिलता है। ये परस्पर हमारा विभाग, फूड प्रोसेसिंग विभाग और पशुपालन विभाग दोनों यदि आपस में हम लोग मिल के, जैसा आज भी हो रहा है, तो मिल के यदि भविष्य में काम करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इससे लाभ होगा। और दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक तरफ जहां इको फ्रेंडली गुड़िया आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में मिल रहा 51,000 रुपए किलो का गुड़ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पेश है खास रिपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में काफी संख्या में महिला उद्यमी भी देखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के पंडाल में कानपुर की रंजना गुप्ता भी मेले में अपने हाथों की बनी इको फ्रेंडली गुड़िया लेकर आई हैं। राम लक्ष्मण, सीता से लेकर राधा कृष्ण और भारत माता सहित काफी खूबसूरत इको फ्रेंडली मूर्तियां इनके स्टॉल पर देखी जा सकती हैं। इनके हाथों की बनी गुड़ियाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये काफी उत्साहित हैं। फैमिली आर्ट है, मेरे पापा ने स्टार्ट की थी ये डॉल बनाना। और ये जो डॉल है मतलब हम लोग इसमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं है, ना कोई किसी मशीन का यूज़ है। ये सारी डॉल जो हम लोग खुद हाथों से ही बनाते हैं। हमारे जैसे कारीगरों को बहुत बढ़ावा मिला। जो रोड साइड पे जो बेचारे कलाकार बनाते थे उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है मोदी जी की वजह से। जैसे हमारी जो आर्ट है पहले केवल कानपुर ही तक सीमित थी, अब इनकी वजह से जैसे फेयर लगने लगे हैं तो हम लोगों की जो डॉल है बाहर तक भी जाने लगे। मेले में आत्मनिर्भर भारत की झलक साफ देखी जा सकती है। इस बार मेले में स्वदेशी उत्पादों को भी खूब पसंद किया जा रहा है। ज़्यादातर स्टॉल जो हैं क्षेत्रीय स्थानीय स्टॉल्स को लगी हैं और लग रहा है कि मोदी जी की वोकल फॉर लोकल को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। जैसे हम बाजार जाते हैं तो वहाँ नहीं मिलता हमें इतना, यहाँ अलग से ये चीज़ है। अभी तक तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि बिजनेस उसमें आए हैं, इतना रश भी नहीं है। काफ़ी अच्छे से चीज़ें, हम एक एक चीज़ को अच्छे से देख पा रहे हैं, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। 2 साल का इकट्ठा हो गया है तो बहुत सारा स्टॉक जो है वो नया देखने को मिला। जैसे कि ये डॉल्स हमने देखी हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, सो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। हर बार यहाँ आना बहुत ही अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश के पंडाल में अयोध्या से आया एक ऐसा स्टॉल भी है जहाँ गुड़ की एक से बढ़कर एक किस्म लाई गई है। जी हाँ, कहीं गुलाब गुड़ तो कहीं इलायची गुड़ तो कहीं कुछ और। इतना ही नहीं, ये स्टॉल सुर्खियों में इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि यहाँ 51,000 रुपए किलो का गुड़ मिल रहा है। प्रोडक्ट बुकिंग पे हम दे रहे हैं। ये 51,000 रुपए किलो में है। इसमें सोने की स्वर्ण पत्र की जो है पर पीस में इसमें कोटिंग होती है, लगा होता है। और हमारा प्रयास है कि गुड़ की अधिक से अधिक स्वाद हम जनता को दे सकें। मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने भी मेले में अपना राज्य दिवस समारोह मनाया, जहां कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किए। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब बात करेंगे कि मछली पालन को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए और जो थोड़ी थोड़ी समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से तालाबों के ठेके देने की व्यवस्था लागू की थी, लेकिन इसमें जो कमियां हैं उनको भी सुधारा जा रहा है। समिति में स्थानीय व्यक्तियों और मछुआरों को ही सदस्य बनाया जा सकता है, ये नियम निर्धारित किया गया था मध्य प्रदेश मत्स्य विभाग की तरफ से, लेकिन इनमें बाहरी व्यक्तियों के शामिल होकर ठेकेदारी करने की शिकायतें भी मत्स्य विभाग को मिल रही हैं। इसको लेकर भी जो मत्स्य विभाग है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है और ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है। अब प्रदेश की सभी समितियों की जांच कराई जाएगी और ऐसा देखा जाएगा कि इन समितियों में कोई बाहरी तो नहीं है, यानी कि उद्देश्य ये था कि जो स्थानीय लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, उनको ही बढ़ावा दिया जाए। इसमें बाहरी व्यक्ति के शामिल होने पर उसे समिति से बाहर किया जाएगा और गांव के ही किसी युवा को, किसी सदस्य को उसमें शामिल किया जाएगा। पात्रता की जांच सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। उसके बाद एक नियमित प्रक्रिया के माध्यम से जो बाहरी व्यक्ति है उसको बाहर किया जाएगा और गांव के ही सदस्य को शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार मत्स्य पालन को प्रोत्साहित कर रही है ताकि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। जो गांव में जो तालाब है उनको पट्टे पे दिया जा सके, इसीलिए ग्रामीण तालाब और जलाशय
पट्टे पर दिए जाते हैं ताकि लोग मछली पालन कर सके और अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसको बेहतर कर सके। अनुसूचित जाति, जनजाति और मछुआरोरो को मछली पालने के लिए 10 साल के पट्टे का प्रावधान है, यानी कि एक बार आपको पट्टा मिल गया तो आप 10 साल तक उसमें मछली पालन कर सकते हैं। प्रदेश में 2462 मत्स्य सहकारी समितियां हैं, जिनमें 91,297 सदस्य सीधे तौर पर इन सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं। इनमें 40 समितियां महिलाओं की हैं, जिनमें 1622 सदस्य यानी कि महिलाओं को भी मछली पालन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। समितियों के माध्यम से मत्स्य पालन प्रदेश में रोजगार का एक बड़ा जरिया है, जो सीधे तौर पर इस गांव के लोगों को, वहां के युवाओं को मछली पालन से रोजगार मिलता है, वो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। इसके माध्यम से 4.25 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में मछली पालन होता है। मध्य प्रदेश के 4.25 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में अभी वर्तमान समय में मछली पालन किया जा रहा है। 2019-20 में इस क्षेत्र में 233 लाख मानव दिवस रोजगार भी निर्मित हुए थे, यानी कि लोगों को रोजगार भी इनसे मिला था। 233 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित हुए थे। समितियों के अनुदान के साथ मछुआरों को प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है कि कैसे वो मछली पालन करें, कैसे अपनी जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। 82,000 से ज्यादा फिशरमैन क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं, यानी कि केसीसी के आधार पर वो लोन भी ले सकते हैं। अगर उन्हें वक्त जरूरत, अचानक कोई पैसों की जरूरत पड़ी तो केसीसी पे लोन ले सकते हैं, जिन्हें सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 0% ब्याज दर पर ऋण भी दिला रही है। यानी कि जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो भी मछली पालन करने वाले युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। संसद सत्र 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा। आगामी सत्र के दौरान अहम विधायी कामकाज सरकार की तरफ से प्रस्तावित है। बजट सत्र से पहले संसद का शीतकालीन सत्र विधायी कामकाज के लिहाज से काफी अहम रह सकता है। वही विपक्षी दल कई अहम मुद्दों पर सदन के दौरान चर्चा की मांग कर सकते हैं। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र ऐसे समय होने जा रहा है जब 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है। सरकार की कोशिश होगी कि सत्र के दौरान जो बिल मानसून सत्र के दौरान पेश नहीं हो पाए थे, उन विधेयकों को शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखा जाए। और अब एक बार फिर बात करेंगे मछली पालन की कि कैसे मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का एक युवा राजेश ने मछली पालन करके अपने खुद तो आर्थिक रूप से संपन्न हुए ही हैं, साथ साथ जो आसपास के युवा हैं उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। राजेश ने मत्स्य विभाग से 20 लाख का अनुदान मिला और 20 लाख से उन्होंने जो शुरुआत की, लगभग आज 14,000 हेक्टेयर में उनका मछली पालन केंद्र है, जहां पर कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और वो खुद आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। जी हाँ, आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे युवा से जिसकी छोटी सी शुरुआत आज एक बड़ा उद्योग बन चुका है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ये है राजेश सनोडिया। कई बार नौकरी की कोशिश की, कई जगह इंटरव्यू दिए, पर हताशा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। परिवार का दबाव भी था कि कुछ न कुछ करो ताकि परिवार का हाथ बटा सको। राजेश को तभी पता चला कि मत्स्य विभाग मछली पालन करने के लिए अनुदान भी देता है। फिर क्या था, राजेश की मत्स्य विभाग की दौड़ भाग शुरू हो गई। मछली पालन की बारीकियां सीखी, अनुदान की प्रक्रिया, और राजेश को मिला 20 लाख का अनुदान। मुझे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत महिला हितग्राही को 60% की अनुदान राशि प्राप्त होती है और पुरुष वर्ग को 40% की अनुदान राशि प्राप्त होती है, जो कि मुझे 40% की अनुदान राशि प्राप्त हुई है सर। मत्स्य विभाग के अनुदान और राजेश की मेहनत से मछली पालन केंद्र धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। आज राजेश के इस मछली पालन केंद्र में 8 बड़े टैंक हैं, जिनमें मछली का रखरखाव और पालन होता है। राजेश के साथ आज 5 लोग काम करते हैं, या यूं कहें कि राजेश ने 5 लोगों को रोजगार दे रखा है। 14,000 स्क्वायर फीट में ये मछली पालन केंद्र आसपास के किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। कई किसान राजेश से मछली पालन के तरीके भी सीखने आते हैं ताकि वो मछली पालन कर सकें और अपनी आय बढ़ा सकें। टैंक और तालाब में बहुत अंतर है। जितना प्रोडक्शन हम 100 एकड़ के तालाब में लेते हैं, उतना प्रोडक्शन हम 1 एकड़ की जगह पे टैंक बना कर ले सकते हैं सर। 1 हेक्टेयर के तालाब बनाने में लगभग 7.5 लाख रुपए का खर्च आता है, और यह 1 एकड़ के प्लांट में या 8 टैंकों में लगभग 50 लाख का खर्च आता है। देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार और किसान दोनों मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ ही किसान खेती का अलग विकल्प भी तलाश कर रहे हैं। मौजूदा समय में किसानों को मछली पालन की तरफ आकर्षित किया जा रहा है। ऐसे में सरकार भी किसानों को सपोर्ट करने के लिए आगे आ रही है। राजेश की तरह जो भी युवा मछली पालन से जुड़ना चाहते हैं, वो मत्स्य विभाग संपर्क करें या फिर ऑनलाइन भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं ताकि आत्मनिर्भर बन सकें। सिवनी जिले का ये मछली पालन केंद्र किसानों की आमदनी बढ़ाने का जरिया बन रहा है। कई किसान प्रभावित हैं और मछली पालन से जुड़ना चाहते हैं।
सरकार की भी मंशा है कि किसान सिर्फ खेती ना करें बल्कि खेती के साथ ही छोटे छोटे उद्योग भी करें ताकि उनकी आय दोगुनी हो सके। मध्य प्रदेश के शिवनी से संतोष चौधरी के साथ नवाजिश मेहदी की रिपोर्ट, डीडी किसान। तो देखा आपने कि शिवनी के राजेश ने एक छोटी सी जागरूकता उन्होंने आगे बढ़ाई और इसके साथ साथ आज वो मछली पालन में काफ़ी अच्छी आमदनी कर रहे हैं और लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। और अब बात करेंगे प्रदूषण की। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 362 दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह कोहरे के चलते विजिबिलिटी 500 के करीब पहुंच गई। सफर इंडिया के अनुसार दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी रहेगी। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश की अलग अलग जो अनाज मंडियां हैं उसमें अनाज का क्या क्या है भाव। देश भर में इन दिनों रबी मक्का की बुआई हो रही है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। मक्का के रकबे में अब तक 1,62,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 3,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020 और 21 के दौरान बुआई का रकबा 2,04,000 हेक्टेयर ही रहा था। बात मक्का के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 16 नवंबर को मक्का का भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। 17 नवंबर को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,600 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। वहीं कर्नाटक की गुस्तगी मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 नवंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,621 रुपए क्विंटल। 17 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 1,631 रुपए पर जा पहुंचे। इसी तरह मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में पीली मक्का के भाव में उठाव दर्ज किया गया। 16 नवंबर को यहां पीली मक्का का भाव रहा 1,350 रुपए क्विंटल। 17 नवंबर को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 1,400 रुपए क्विंटल पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 16 और 17 नवंबर को मक्का 2,200 रुपए क्विंटल पर बिकी, जबकि राजस्थान की बेगू मंडी में 16 नवंबर को मक्का का भाव रहा 1,930 रुपए क्विंटल। 17 नवंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,880 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में मंगलवार को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,610 रुपए क्विंटल। बुधवार को इसके भाव 5 रुपए चढ़कर 1,615 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। आपको बता दें कि साल 2021 और 22 के लिए मक्का का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन रहने का अनुमान है। चालू रबी सीजन में उड़द की बुआई पीछे चल रही है। चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 45,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 1,13,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,58,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं देश भर में कुल दलहनी फसलों की बुआई 55 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुकी है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान 59,16,000 हेक्टेयर में रबी दलहन की बुआई हुई थी। उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 16 नवंबर को उड़द का भाव रहा 6,655 रुपए क्विंटल। 17 नवंबर को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव 6,855 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। इसी तरह मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 नवंबर को उड़द का भाव था 3,800 रुपए क्विंटल। 17 नवंबर को इसके भाव में 410 रुपए की तेजी आई
और भाव 4,210 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। उड़द के भाव में बढ़त का सिलसिला राजस्थान की कोटा मंडी में भी नजर आया। यहां 16 नवंबर को उड़द का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। 17 नवंबर को इसके सौदों में 300 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,800 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। जबकि उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में उड़द के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां मंगलवार को उड़द का भाव था 8,150 रुपए क्विंटल। बुधवार को इसके सौदे 15 रुपए टूटकर 8,135 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। वहीं राज्य की ही आगरा मंडी में 16 नवंबर को उड़द का भाव रहा 8,075 रुपए क्विंटल। 17 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और उड़द 8,050 रुपए क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव को देखें तो आजमगढ़ मंडी में बुधवार को उड़द का भाव रहा 7,650 रुपए क्विंटल। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए क्विंटल। हरदोई मंडी में उड़द 7,390 रुपए क्विंटल पर बिकी। जबकि राज्य की ही उतरौला मंडी में उड़द के सौदे 7,500 रुपए क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के खरीफ फसलों के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। फसल वर्ष 2021 और 22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीफ दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। और अब बात मौसमी खेती करते हैं और देखते हैं कि इस मौसम में जो किसान है अपनी फसलों का कैसे रखें ध्यान। उड़ीसा के उत्तर पश्चिमी पठार इलाके में रागी की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान तैयार मक्का की कटाई भी कर लें। उड़ीसा में अगेती धान की कटाई के बाद सरसों की बुवाई भी करें। इन दिनों उड़ीसा में बैगन, लौकी, कद्दू और खीरे जैसी सब्जियों में कीट और रोग लगने की आशंका है। इन सब्जियों में भौरा जैसा दिखने वाला कीट लग सकता है। इतना ही नहीं, बैगन की फसल में फल बेधक का खतरा भी है। पत्तियों पर भूरे या काले रंग के धब्बे भी पड़ सकते हैं। बैगन में तना बेधक का प्रकोप भी हो सकता है। मिर्च की फसल में भी कीट लगने का डर है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि लगातार खेतों में निगरानी करते रहें। अगर किसी तरह का नुकसानदायक कीट या रोग दिखे तो विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। उड़ीसा के ऊपरी हिस्से में टमाटर, बैगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसान धान की कटाई जारी रखें। यहाँ के बस्तर पठार क्षेत्र में अलसी, मूंग और उड़द की बुवाई का काम करें। छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार इलाके में सूरजमुखी और कुसुम की बुवाई का काम भी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में काबुली चना, सरसों और अलसी बोएं। गुजरात की बात करें तो यहाँ के किसान गेहूं की बुवाई जारी रखें। सौराष्ट्र और कच्छ में धनिया और जीरा बोएं। यहाँ के किसान प्याज की बुवाई भी कर सकते हैं। सौराष्ट्र कच्छ में चने, सरसों और लहसुन की बुवाई पूरी कर लें। मध्य और उत्तरी गुजरात के किसान सरसों, चने और धनिये की बुवाई जारी रखें। उत्तरी गुजरात में तैयार कपास की चुनाई करते रहें। कपास की चुनाई का काम सुबह के समय करना उचित रहेगा। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये काफी बोया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और इटावा, गुजरात के जामनगर और मध्य प्रदेश के इंदौर तथा मंदसौर में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। लहसुन रबी मौसम में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर ले। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ
और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सके और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार। मछली दिला रही सम्मान, सरकार का भी मिला साथ, नीली क्रांति से बन गई बात। देखिए विश्व मत्स्य दिवस पर विचार विमर्श में हमारी खास पेशकश दूरदर्शन किसान पर शुक्रवार रात 10 बजे। जैविक खेती, जैविक उत्पाद, अच्छे दाम, बढ़िया मुनाफा, पर कैसे? परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है फायदेमंद? क्या सच में मिल रहा इस योजना से लाभ? परंपरागत कृषि विकास योजना से जुड़ी सारी जानकारी देखिए दूरदर्शन किसान पर। सरकार आपके साथ में 20 नवंबर शनिवार शाम 5:30 बजे। आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। फाइट 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 फाइट। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी,